सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं इलाहाबाद में और अभी हम बैठे हैं तिवारी सर के साथ में। स्कूल है बाल भारती स्कूल इलाहाबाद। तो हम आए हैं सर से मिलने के लिए, सर से उनका ओपिनियन जानने के लिए और सर के बारे में जानने के लिए कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे इस टाइम पे चीज़ों को मैनेज किया और कैसे आगे सोच रहे हैं चीज़ों के लिए। तो आइए आपको मिलाते हैं सर के साथ। तिवारी सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। सो सर, हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि आपसे मुलाकात करें और पूछें, जानें आपके बारे में कि कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आप इस फील्ड में कैसे जुड़े। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है सर। बचपन से ही केवल एक ही सपना था और वो था एकेडमिक्स में जाने का। वो दौर था जबकि लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फौज चाहते थे, पेरेंट्स भी चाहते थे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना बच्चों को। ऑफ कोर्स मेरे फादर भी मुझे मेडिकल में ही भेजना चाहते थे, पर मेरा इंटरेस्ट बहुत कीन इंटरेस्ट था लिटरेचर और फिलॉसफी में। और वो डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उनके क्वेश्चंस और उनको एक्सप्लोर करना, तो वो क्वेश्चनिंग माइंड बचपन से रहा है। और साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे साइंस में वो आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो जब ये दौर था, जब मैंने 12th किया और उसके बाद फिर स्ट्रीम में, किस स्ट्रीम में मुझे जाना है आगे, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फ़िलॉसफी पढ़ूंगा आगे और शायद मेरे जो क्वेश्चंस हैं लाइफ से रिलेटेड वो फ़िलॉसफी में मुझे मिलेंगे। तो मैंने फिर फ़िलॉसफी में और लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स फ़िलॉसफी में किया, साथ साथ फिर आगे मैंने डॉक्टरेट फ़िलॉसफी में ही है। और उसी दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च के दौरान एक तो जैसे होता है हमारी यूनिवर्सिटी में हमें क्लासेस भी लेनी होती हैं, तो हमने फ़िलॉसफी पढ़ाई भी। और उसी दौर में रिसर्च करते करते ही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं अपने शहर से बाहर कुछ दूसरे शहरों में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाता रहा और फिर वापस अपनी ही डिपार्टमेंट में जहाँ मैंने पढ़ाई की, जहाँ से रिसर्च की, वहीं अगले कुछ सालों के लिए मेरा पढ़ाना रहा। इतना करते करते मेरी रुचि बहुत गहरी थी। ये मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि 17-18 साल की जब मेरी उम्र थी तो उस समय मैंने कृष्णमूर्ति, हमारे समय के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति, मैंने उनको पढ़ा और कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जो क्वेश्चंस वो ले रहे हैं वो क्वेश्चंस मेरे भी हैं और जिन चीज़ों पर वो सॉल्यूशंस तो नहीं देते थे वो क्वेश्चंस और उठाते हैं। तो मेरा भी कुछ उनके साथ तारतम्य बनता चला गया। और एक मेरे शहर में कृष्णमूर्ति की बुक्स मिलती नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था इवन कृष्णमूर्ति के बारे में। तो किसी तरह से मैं कुछ बुक्स के लिए बुक स्टोर में गया था, तो वहाँ पर मुझे कुछ कृष्णमूर्ति की बुक्स के हिंदी ट्रांसलेशंस दिखे। तो जो बुक्स मैं लेने गया था वो बुक्स मैंने ना लेकर के वो ट्रांसलेशंस खरीदे और वहाँ उसमें एड्रेस मिला मुझे, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, राजघाट, बनारस का। तो वहाँ फिर करस्पॉन्डेंस हुआ। फिर उन लोगों ने मुझे वहाँ इनवाइट किया कि आप आइए, इंटरेस्टेड हैं। तो हेडक्वार्टर्स चेन्नई का एड्रेस भी उन्होंने भेजा। तो इस तरह से हम लोग, मेरा एक जाना आना शुरू हुआ बनारस, जबलपुर से बनारस। और तो कृष्णमूर्ति में मेरा बहुत गहरा इंटरेस्ट रहा और आज भी बराबर बना हुआ है। तो ये बात है 1999 की। मुझे राजघाट में प्रोफेसर पी कृष्णा, जो रेक्टर थे उस समय और अभी ट्रस्टी भी हैं, वो अब अराउंड 90 उनकी एज हो चुकी है,
प्रोफेसर पी कृष्णा PHU में फिज़िक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और वो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का जो दिया जाता है जी उसके सिलेक्शन पैनल में भी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप राजघाट में कोई पोजीशन आप लीजिए, और उस समय मैं जबलपुर में पढ़ा रहा था। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो सब छोड़ के कृष्णमूर्ति जो मेरे जिनमें मेरा बहुत गहरा इंटरेस्ट है उनकी फ़िलॉसफी में, तो वहाँ मुझे कभी ऐसा ऑफ़र आएगा। तो जब उन्होंने इनवाइट किया मुझे, तो फाइनली एक मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ हम लोगों ने सोचा, पर उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे। उन्होंने कहा आपको अभी और इसी समय डिसाइड करना है आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया देन एंड देयर कि आई एम कमिंग। और उस तरह से सन 2000 में जनवरी में मैं जबलपुर से शिफ्ट हो गया राजघाट वाराणसी, और वहाँ 2015 तक था। और उस बीच वहाँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मैं काम वहाँ पूरा देख रहा था, और उसके बाद रूरल एजुकेशन प्रोग्राम हमारा जो है उसको पूरा मैंने देखा। उस बीच बाल भारती इलाहाबाद के जो ओनर्स हैं उनके बच्चे भी कृष्णमूर्ति स्कूल्स में पढ़े हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर कृष्णमूर्ति स्कूल्स का और कृष्णमूर्ति फ़िलॉसफी से वो एक्वेंटेड हैं, और वो चाहते थे कि बाल भारती को भी कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कृष्णमूर्ति फ़िलॉसफी में इंटरेस्टेड हो और कृष्णमूर्ति डायरेक्शन में स्कूल को ले जा सके। तो किसी तरह से उनको मेरे बारे में मालूम हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट किया, फिर हम लोगों की मीटिंग्स हुई, मैं आया, विज़िट किया, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई अभी राजघाट वाराणसी यहाँ से बहुत डिस्टेंस नहीं है जी तो कहीं मैनेज कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे करके 2015 में मैं बाल भारती ज्वाइन किया। मतलब बहुत डिटेल के साथ, क्या बात है। तो सर अभी चूँकि अब जैसे आप स्कूल में पूरी तरह एसोसिएटेड हैं, तो सिचुएशन जो अभी आई कोविड की जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया, तो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस और सारी चीज़ों को? जी, ऑल ऑफ ए सडन ये डिसीज़न गवर्नमेंट का आया कि लॉकडाउन होना है, और जो जहाँ था सब वहीं रुक गया था, और हम लोगों के साथ भी ये दिक्कतें थीं। हमारे सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और हमारे सारे टीचर्स के रजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, बुक्स, नोट्स, सब कुछ इधर ही हैं, और हम सब घरों में कैद हो चुके हैं। तब कैसे क्या किया जाए, किस तरह से चीज़ें शुरू हों, और ये भी कुछ ठीक नहीं था कि ये कब तक चलेगा। तो शुरू में तो बहुत जल्दी में जितना हम लोगों ने सोचना था वो सोचा, और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए क्लास के, और उसमें कुछ टीचर्स ने शुरू किया नोट्स भेजना, जितना जिसको जो सब आ रहा था कि भाई बुक्स तो घरों पे नहीं हैं, या कुछ बुक्स हैं भी, पर वो बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो शायद अभी नहीं चल रही हमारे स्कूल में, वो प्रिस्क्राइब नहीं है। तो जो भी टीचर अब इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं कि वो अपने आप कुछ तो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर ही सकते हैं, तो उन्होंने सब ने अपना स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके PDF में कन्वर्ट करके उनको व्हाट्सएप पे भेजने से शुरुआत हुई जी। और धीरे धीरे ये अप्रैल और मई तक हम लोगों ने इसको किया। फिर जून से हम लोगों ने स्विच ओवर किया ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस पर, जूम ऐप या गूगल मीट पर। तो उसकी सभी टीचर्स टेक्नो से भी है नहीं जी, तो कुछ जैसे टीचर्स हैं जो हिंदी टीचर्स हैं, लैंग्वेज टीचर्स हैं, और कुछ थोड़े से हमारे पास जो टीचर्स हैं वो आप कह लीजिए मिडिल एज हैं, या कुछ टीचर्स जो रिटायरमेंट के करीब हैं और टेक्नो से भी नहीं हैं। तो उनके साथ हमें भी मुश्किलें आई कि ये सब आपका गूगल फॉर्म क्या होता है, या तो जूम को ऑपरेट कैसे किया जाए। तो इसकी एक प्रॉपर, पहले तो टीचर्स के बीच में एक ट्रेनिंग हमने की, सबको जूम ऐप ऑपरेट करने की और गूगल मीट ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई।
उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस शुरू की, ग्रुप्स बने और वो लिंक्स शेयर किए जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। और लाइव क्लासेस में हम लोगों ने अटेंडेंस भी मेंटेन की, बच्चों की अटेंडेंस, टीचर्स की अटेंडेंस भी मेंटेन की, टाइम टेबल बना प्रॉपर, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि 4 पीरियड इन अ डे जी और 2 periods इन अ डे, 30 minutes इन अ डे, इस तरह से। तो उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि कोई सब्जेक्ट छूटे नहीं जी और सारे सब्जेक्ट्स वीकडेज में कवर हो जाएं। जी और जो क्वेरीज हैं बच्चों की उनको भी एड्रेस किया जाए। तो उसके लिए था कि क्वेश्चंस जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे पूछेंगे, जी फिर उनके आंसर्स टीचर्स PDF में भेजेंगे। इवन करेक्शंस भी हम लोगों ने व्हाट्सएप पे मंगा करके कि जो भी बच्चों की आंसर बुक्स होते थे, नोटबुक्स हैं, उनके इमेजेस मंगा के या उनके PDF मंगा करके फिर उसमें करेक्शंस भी हम लोगों ने किए। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई थी हम लोगों की। और कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स जैसे आप कह लीजिए होती हैं, वो हमारे साथ भी रही हैं जी। पर अब ऑलमोस्ट सभी टीचर्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए परफेक्ट हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब इस टाइम पे बहुत कुछ मिला। ये उन लोगों को भी समझ में आया जो टेक्नो सेवी नहीं है कि आने वाले समय में आप बिना टेक्नोलॉजी के सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये ज़रूरी है ये चीज़ें सीखनी। सिंपल जो हिंदी टाइपिंग है व्हाट्सएप पर भी, उसको भी बहुत लोगों को मुश्किल होता था, वो रोमन में ही टाइप करते थे। पर आप जब आपको हिंदी में भेजने हैं मैसेजेस बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट के लिए या संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी मुश्किलें थीं लोगों की। तो ये चीज़ें एक सीखने को तो मिली ज़रूर। अब जबकि अनलॉक शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे 9 से 12 तक के लिए हुआ कि आप स्कूल में बच्चों को बुला सकते हैं, तो हम लोगों ने दोनों ऑप्शन रखे थे जैसे गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कि ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी हमने रखे हैं। तो जिन बच्चों की कहीं ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किलें हैं तो वो आकर के यहाँ अपना टीचर्स से मिल कर के सॉल्व करते हैं, अपनी क्वेरीज जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस टीचर्स देते हैं। लाइब्रेरी का यूज़ होता है। और एक और चीज़ हमने की कि जब ये लाइब्रेरी ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में आप एक्सेस कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑनलाइन लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ नहीं है ज़्यादातर स्कूलों में। हमने इतना किया कि जो न्यूज़पेपर्स उनके PDF मेरे पास आते हैं, चाहे वो द हिंदू हो या हिंदी में जनसत्ता हो, टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सभी न्यूज़पेपर्स की PDF डेली हमने ग्रुप्स में शेयर की हैं। और जो मैगज़ीन्स हैं, मैगज़ीन्स की PDF भी हमने शेयर की। जो सब्सक्राइब मैगज़ीन्स हैं हमारे लाइब्रेरी के लिए, उनकी PDF हमने रिक्वेस्ट की। कुछ इंग्लिश में जो टेक्स्ट बुक्स हमारे यहाँ हमने प्रिस्क्राइब की हुई हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि लॉकडाउन ऑल ऑफ ए सडन होने से पेरेंट्स भी बुक सेलर तक नहीं पहुँच पा रहे थे और बुक सेलर्स भी पेरेंट तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो बच्चों के पास बुक्स नहीं है, नया सेशन शुरू हो गया है, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, ऑनलाइन ही सब हुआ पर टेक्स्ट बुक्स नहीं है, तब क्या करें, हार्ड कॉपीज़ नहीं है। तो धीरे धीरे जब अनलॉक शुरू हुआ तो हमने तो इतना किया कि चलिए हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके हमारे जो बुक सेलर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग वगैरह हो करवा करके वो डोर स्टेप डिलीवरी कराई। तो अधिकांश बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हार्ड कॉपीज़ में पहुंच गई, पर फिर भी जो जा चुके थे अपने अपने विलेजेस में उनके पास पहुंचाना मुश्किल था। तो फिर कुछ पब्लिशर्स को हमने रिक्वेस्ट की कि अगर वो PDF में हमें कुछ अवेलेबल करा सकें
या किसी भी फॉर्मेट में जो हम शेयर कर शेयर कर सकें सकें। बच्चों को। जी। तो उन पब्लिशर्स ने हमें काइंडली वो अवेलेबल कराया और उसका सॉफ्टवेयर भी उन्होंने तैयार कराया और वो भी अवेलेबल कराया। तो इस तरह से एक जॉइंट वेंचर एक तरह से कह लीजिए वो रहा और सभी ने अपने अपने तरह से मदद की। सबके सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें हो पाई, हम लोग कर पाए। वो पब्लिशर्स ने भी हमें सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि बाल भारती में ये मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा आई हमें कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उसमें आप ये मान लीजिए कि अधिकांश जो उसका भाग है वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आ रहा है। तो बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, बेसिक मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे, मैं इन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो डेली वेजर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, वेंडर्स हैं जो फुटपाथ पर ठेले लगाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के भी बच्चे हमारे पास हैं। तो उनके लिए तो ये बड़ा टफ टाइम था। फिर भी हमने कोशिश की कि किसी तरह से उन तक पहुंच करके और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि अल्टीमेटली उन बच्चों तक भी वो चीज़ें पहुंचनी हैं जो हम कर रहे हैं स्कूल में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ऐसे बहुत से पेरेंट्स को इससे फ़ायदा मिला और पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने अपने नंबर दिए और मदद की उन बच्चों की, उन पेरेंट्स की। तो ये अभी जैसे कहते हैं कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है ये दुनिया। बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है ये दुनिया। तो ये दुनिया एक और है जो स्कूल में ही मिलती है। बहुत अच्छे तरीके, बहुत नई चीज़ सुनने को मिली कि इस तरीके से भी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत मतलब अलग तरीके का वो है कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जो जिस तरीके से हेल्प कर सकता था उसने उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश की। अब ये इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वो पॉसिबल नहीं था जी। बच्चे घरों में हैं और प्री प्राइमरी के बच्चे जब घर में हैं तो आप भी जानते हैं कि वो किसी की नहीं सुनते, इवन पेरेंट्स की तो वो सुनते भी नहीं हैं। टीचर होते हैं तो फिर भी चलिए थोड़ा एक माहौल बदलता है, फेलो स्टूडेंट्स के साथ मिल करके कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें उनका कुछ लर्निंग हो जाती है, पर घर में रहते हुए वो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने एक प्लान किया था कि कैसे किया जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल भी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है जी बच्चों का। और मोबाइल स्क्रीन के सामने बच्चे को बैठा करके आप अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा सकते प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को। तो कैसे क्या करें हम लोग, खासकर प्री प्राइमरी के लिए। तो बहुत कुछ सोचते विचारते ये हुआ कि मेरा पुराना अनुभव भी काम आया कि हमने कोशिश की कि हमने जो मदर्स हैं उनको जो एक्टिविटीज़ करानी है हमें मदर्स को ट्रेन किया। तो उस तरह से हमारा प्री प्राइमरी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो पाई। मतलब रियली अमेजिंग कि मतलब इस तरीके से भी चीज़ें चली हैं। तो जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे भी लोगों से मिल रहे हैं, सबके यहाँ अलग अलग फीडबैक हमें इस तरीके से मिल रहे हैं। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया और इतनी अच्छी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी इनोवेटिव चीज़ें हम सबों के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आपका इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बताने के लिए सर। थैंक यू।